तरह से किसान धान की रोपाई करता है, खेत की रोपाई करता है, उसी तरह अभी देखा जाए तो धनबाद एरिया में पूरे कोयलांचल में ही वहाँ पर देखा जाए तो माफियाओं की खेती होती है, माइनिंग की खेती होती है, गुंडे पाले जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं और तरह तरह के टेक्निकें आ रही हैं कोयला चोरी करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है बाघमारा के लोगों का शोषण हो रहा है और दमन हो रहा है। तो विधायक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इस तरह का दिन आए दिन घटना घट रही है। सीओ एफआईआर करने के लिए जब ओपी प्रभारी को बोलते हैं, ओपी प्रभारी सुनते नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक कर रही है, सीआईएसएफ के कमांडेंट को बुला रहे हैं और लोगों का आईवास कर रहे हैं। ये दोगलापनी नहीं चलेगी शासन और प्रशासन। ये आंख मिचोली आम जनता को नहीं करना है, आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पा रहे तो फिर आप क्यों यहाँ पर हैं? आपका तो रहना कोई उचित ही नहीं है। निश्चित तौर पे सीआईएसएफ भी दोषी है, हम ये नहीं करें सीआईएसएफ दोषी नहीं है। सीआईएसएफ में यहाँ का कोल माइंस का जो जीएम है, चाहे जो पदाधिकारी है, उनका भी दोष है। हमसे लोग भी कोयला का तस्करी का काम करते हैं, लेकिन अब आम जनता तस्करी का काम कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन चल रहा है। क्या पहले आप बाहुबली चलाते थे, कोयला का तस्करी करते थे, अब आम जनता भी तस्करी कर रहे हैं। कहाँ से थे, कहाँ से गुंडे आए तो कोई आता पता नहीं। मगर इस पे जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई तो बीसीसीएल पे होनी चाहिए, क्योंकि बीसीसीएल के क्वार्टरों में रहता है। आपका हाल ही में धर्माबाद में बम चले, वो लोग भी अवैध क्वार्टर में रहते हैं। हमारे गांव के द्वारा जीएम को अल्टीमेटम दिया। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी देखा जाए तो पूरे झारखंड में कोयला चोरी को लेकर हर जगह जगह बम बारूद तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। खास करके देखा जाए तो झरिया विधानसभा और बाघमारा विधानसभा कोयले की दो ऐसी जगह हैं जहां पर माफियाओं का राज है। अब कोयला चोरी देख रहे हैं हर जगह, प्राइवेट माइनिंग इस कदर जारी है कि कहीं न कहीं हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता कि अखबार जहां पर सुर्खियां नहीं बनती कोयला चोरी को लेकर। अब हम बात करते हैं बाघमारा विधानसभा की, तो यहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है लगभग 25 साल का इतिहास देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चेहरे नज़र आते हैं, एक जलेसर महतो और एक ढुल्लू महतो। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अभी झारखंड में जिस तरह से जयराम महतो उभर के आ रहे हैं, हर तरफ देखा जाए तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सिर्फ एक ही नाम है, जयराम महतो। जिस तरह जयराम महतो झारखंड की राजनीति में प्रवेश करते नज़र आ रहे हैं, उसी तरह बाघमारा विधानसभा में भी एक चेहरा जो उभर के आ रहा है। क्या वो तीसरा चेहरा बन के उभर के आएगा बाघमारा विधानसभा में? हम उसी चेहरे से मिलाएंगे आपको और बाघमारा विधानसभा में हम देखना चाहेंगे कि बाघमारा की जनता क्या तीसरे चेहरे को किस तरह से लेती है। क्या 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं वो तीसरा चेहरा बाघमारा विधानसभा में कैसा होगा? उसी तीसरे चेहरे से हम मिलाने वाले हैं JBKSS के सक्रिय सदस्य प्रदीप महतो जी। तो दादा, सबसे पहले हम आपको जोहार कहते हैं। जोहार आपको और खबर आंदोलन के तमाम दर्शकों को प्रदीप महतो की ओर से क्रांतिकारी जोहार और नमस्कार। दादा, जब हम बात कर रहे हैं बाघमारा विधानसभा की, तो बाघमारा विधानसभा में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर कोयला चोरी हो रहा है और जो प्राइवेट माइनिंग हो रहा है और जिसमें शासन प्रशासन सारा तंत्र लगा हुआ है इसको किस तरह से कोयला चोरी हो और किस तरह से माफियाओं को उपजाए। एक तरह से होता है जिस तरह से किसान धान की रोपाई करता है, खेत की रोपाई करता है, उसी तरह अभी देखा जाए तो धनबाद एरिया में पूरे कोयलांचल में ही वहाँ पर देखा जाए तो माफियाओं की खेती होती है, माइनिंग की खेती होती है, गुंडे पाले जाते हैं, बम फोड़े जाते हैं और तरह तरह के टेक्निकें आ रही कोयला चोरी करने के लिए। तो दादा, सबसे पहले यहाँ पर जो कोयला चोरी हो रहा उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जो आज JBKSS इसके प्रमुख जयराम महतो जी, पिछले 2 साल से जो हमारी लड़ाई थी कि भाषा की लड़ाई, हमारी सबसे पहले हमारे साथ भाषा के साथ भेदभाव हो रही थी, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। फिर देखा कि खतियान की लड़ाई, भाषा से हम लोग चले गए खतियान पे, और खतियान के बाद अभी जो माइंस की और ज़मीन की जो लूट हो रही है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है खतियान से। आज मेरी ज़मीन से जो अवैध माइनिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार का और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है बाघमारा के लोगों का शोषण हो रहा है और दमन हो रहा है। हमारा मानना है कि खास करके इस कोल बेरिंग क्षेत्र में इस तरह का अवैध माइनिंग यथाशीघ्र जैसे भी हो इसको बंद किया जाए। दादा, पहले देखते थे कि कोई भी गोली बंदूक
बम जो फूटते थे खास करके झरिया तक ही सीमित रहता था, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि बाघमारा के हर गली नुक्कड़ में भी आ गया बम बारूद, जगह जगह फूट रहे हैं। अभी बात करें तो कतरास की बात कर ले, सिजवा की, वहाँ पर गोली बंदूक में मारे गए। आखिर ये हो क्या रहा आखिर बाघमारा में? सबसे बड़ा चीज़ है, जब शासन और प्रशासन, जब तंत्र कमज़ोर हो जाएंगे तो लोग हमेशा बेकाबू होंगे। कहीं ना कहीं आज शासन, प्रशासन और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेही है, और यहाँ का स्थानीय विधायक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इस तरह का दिन आए दिन घटना घट रही है और कहीं ना कहीं आम लोगों की जान जा रही है। दादा, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तभी हम बता दें कि लगभग 3 बैठकें हो चुकी है। डीसी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित किया गया था, जिसमें से एसएसपी महोदय भी थे, सीआईएसएफ के कमांडर भी थे, बहुत सारे कोयला अफसर भी थे, सीओ भी थे। डीसी ने साफ तौर पे कहा था कोई भी कोयला चोर हो उस पर एफआईआर दर्ज हो, लेकिन वहीं जब बात आती है एफआईआर दर्ज करने की, जो झरिया के जो सीओ थे बार बार एफआईआर करने के बोल के थक जाते हैं। के अंदर जो आता है भोरा ओपी, वहाँ के ओपी प्रभारी को बोलते, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होता। और वहीं पर भी एक घटना भी घटती है 4A पेच में। आखिर ये हो क्या रहेगा? उधर डीसी महोदय कहते हैं कि एफआईआर करो, सीओ एफआईआर करने के लिए जब ओपी प्रभारी को बोलते, ओपी प्रभारी सुनते नहीं। तो आखिर ये प्रशासन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? आप जब बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल जब उठा है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही सवाल सबसे बड़ा उठता है। हम आपको बता रहे हैं ना, सिर्फ कागजी कोरम हो रही है, आईवास, जिसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं आईवास, सिर्फ लोगों का आंख को धोया जा रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रही है। अगर एक साधारण सा व्यक्ति, गांव का एक अदना आदमी अगर एक बोरी कोयला चोरी करके जाता है ना, तो थाना वाला को पता हो जाता है कि कहाँ से चोरी हो रही है। और यहाँ ट्रकों ट्रक में जा रही है, इतने ह्यूज क्वांटिटी में हो रही है, और आप एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक कर रहे हैं, सीआईएसएफ के कमांडेंट को बुला रहे हैं और लोगों का माने आईवास कर रहे हैं। ये दोगलापनी नहीं चलेगी शासन और प्रशासन की। ये दोनों का, शासन और प्रशासन का, सरकार की और प्रशासन का, ये आंख मिचोली आम जनता को नहीं करना है। आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सरकार को 2024 में भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हमने एक कोयला तस्कर से कुछ दिन पहले बात की थी, जो एक प्राइवेट साइडिंग चलाते। वो अपना नाम नहीं बताते, लेकिन वो साफ साफ कहते हैं कि थाना प्रभारी ही हमको ऑर्डर दिए चलाने के लिए। ऐसी तरह तरह के बातें आम जनता भी बोलती है। मतलब थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी जो होते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं कोयला चोरी करने का, आपका ट्रक हम पहुंचा देंगे इस एरिया से उस एरिया ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब यहाँ पर तो खुलेआम जिससे उम्मीद रखते थे कि कोयला चोरी जो हो रही है उससे बचाए। और उस पे बाद और एक बात इसमें आती है कि अभी ये हमने कुछ दिन पहले ही नागदा में जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे जलेश्वर महतो जी, उनसे हम बयान लिए थे कि ये कोयला चोरी हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? तो उन्होंने साफ साफ बोले इसके जिम्मेदार मोदी हैं। आप क्या बोलेंगे बताइए? अब क्या कहें, माननीय जी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। हमेशा निश्चित तौर पे कोल इंडिया सेंट्रल की उपक्रम है, लेकिन विधि व्यवस्था राज्य सरकार की चीज़ है, और राज्य में उनको पता होना चाहिए जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। हमारा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर देखना यहाँ की लोकल बॉडी को काम है, न कि सेंट्रल की। ठीक है, चूंकि शब्द बोल दे रहे हैं, चूंकि उम्र हो गई है तो बहुत सारी बातें कह दे रहे हैं, लेकिन तार्किक तर्क से कहा जाए तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर थाना को चलाता कौन है, एसपी को कौन करते हैं? आखिर एसपी का ट्रांसफर मोदी जी करते हैं कि हेमंत सोरेन करते हैं, ये आप बता दीजिए पत्रकार महोदय। हेमंत जी करते हैं कि मोदी जी करते हैं, ये बता दीजिए। अब जब हेमंत जी उनको सरकार को माने एसपी का तबादला करते हैं तो कंट्रोलिंग क्या करते होंगे, ये सहज समझ सकते हैं आप। नहीं दादा, और एक बात आती है, जब कोयला चोरी होती है, ये तो कोयला चोरी जो भी होता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक फोर्स का गठन किया है सीआईएसएफ। निश्चित तौर सेंट्रल एक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स खास करके कोयला को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बुलाए जाते हैं। तो इसमें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीआईएसएफ आखिर कर क्या रहे, कि आखिर सरकार उसको पेमेंट क्यों दे रही है? अगर आप चोरी ही नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर आप क्यों यहाँ पर हैं? आपका तो रहना कोई उचित ही नहीं है। निश्चित तौर पे सीआईएसएफ भी दोषी है, हम ये नहीं करें सीआईएसएफ दोषी नहीं है। सीआईएसएफ पे यहाँ का कोल माइंस का जो जीएम है, चाहे जो पदाधिकारी हैं, उनका भी दोष है। हम संलिप्तता किन्हीं को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चीज़ ना है। अगर थाना प्रभारी, जैसे आपने बोला कि माइंस चलाता, थाना प्रभारी बोलता है यार चलाओ ना, हम गाड़ी निकाल देंगे, वहाँ क्या करेगा सीआईएसएफ?
सीआईएसएफ का आंकड़ा कितना है, पूरे जिले में थाने कितने हैं और सीआईएसएफ की आंकड़ा क्या है, ये समझने का चीज़ है, आंकड़ा का चीज़ है, डाटा का चीज़ है। अगर सीआईएसएफ 500 होंगे तो थाना के प्रभारी या थाना के जो पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का 2000 होंगे, 5000 होंगे धनबाद जिला में, तो 5000 ज़्यादा है कि 500 ज़्यादा है? किनको विधि व्यवस्था ज़्यादा देखना है, इस बात को समझना है। निश्चित तौर पे सीआईएसएफ का काम है, लेकिन सीआईएसएफ है कितने? दादा और एक बात आती है कि पहले कोयला चोरी कुछ गिने चुने लोग करते थे, जो बड़े बड़े बाहुबली विधायक होते थे, बड़े बड़े राजनेता होते थे, उन लोग माफियागिरी करके कोयला चोरी करके अरबों करोड़ों बनाते थे। लेकिन अब तो लोग देख रहे हैं कि एक घर से, एक मोहल्ला से भी मतलब हज़ारों लाखों कमा रहा है। मतलब क्या झारखंड सरकार पहले जो होती थी, झारखंड में किसी की भी सरकार हो तो पहले होता कि बाहुबली लोग ही कोयला का तस्करी का काम करते, लेकिन अब आम जनता तस्करी का काम कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन चल रहा है। क्या पहले आप बाहुबली चलाते थे, कोयला का तस्करी करते थे, अब आम जनता भी तस्करी कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन है। देखिए, जब कहा जाता ना अंधेर नगरी चौपट राजा, हम निश्चित तौर पे आप बात को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के ऊपर, एक साधारण आदमी के ऊपर एक गलत मैसेज जा रहा है। कल की घटना नागदा में थोड़ी थोड़ी बात में गोली चल रही है, ये बेमनस्ता हो रहा है। कोयला चोरी कभी भी किसी भी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं गलत कमाई, गलत की ओर जाएगा और समाज में विकृति पैदा करने का होगा। और आने वाला समय में आप बागमारा में देखिएगा कि खून खराबा होगा, जो समाज के अहित है। कौन क्या किया ये बड़ा चीज़ नहीं है, ये बड़ा चीज़ है कि जो कर्म अभी हो रहा है, इस कर्म में बागमारा की क्या भागीदारी रहेगी, बागमारा किधर की ओर जा रही, ये बहुत बड़ा चीज़ है। दादा और एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कहीं भी होता है किसी के घर में अगर हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है, घर के मालिक जो ओनर होते हैं उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। अगर किसी के घर में आतंकवादी या कुछ गैरकानूनी लोग रहते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती। लेकिन अभी देखा जाए तो पूरे के पूरे बीसीसीएल के जितने भी क्वार्टर हैं, लगभग 70% क्वार्टर खाली हैं। और अवैध रूप से मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बीसीसीएल किसी पे एफआईआर नहीं की है। अगर अवैध रूप से रहता तो बीसीसीएल एफआईआर करती, मगर यहाँ सवाल उठता है बीसीसीएल पर कि अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, एफआईआर नहीं करते, मतलब आपकी बीसीसीएल की सहमति से जो लोग रहते हैं, बीसीसीएल की सहमति से रहते हैं, उनसे उगाही करते हैं, उसमें माफिया तत्व और अनलीगल जो ऑथराइज जो लोग रहते हैं, असंवैधानिक लोग वहीं पर ठहरते हैं। जैसे एक घटना वहाँ पर को याद दिलाना चाहिए, मोहधवन में वहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश आए थे, पूरे बस्ती में बम बारूद करके निकल गए। जब वहाँ पर एफआईआर होती, कार्रवाई होती है, जब आदमियों की तलाश की जाती है तो वो किसी क्वार्टर में रहते थे, और जब तलाश करने जाती तो क्वार्टर छोड़ के भाग चुके हैं, और आदमी कहाँ से थे, कहाँ से गुंडे आए तो कोई आता पता नहीं। मगर इस पर जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई तो बीसीसीएल पे होनी चाहिए, क्योंकि बीसीसीएल के क्वार्टरों में रहते थे। आप इस पर क्या बोलेंगे? पत्रकार महोदय, आपको याद होगा फुलवार की घटना थी, मैंने डीएसपी को बोला था, आपका हाल ही में धर्माबाद में बम चली, वो लोग भी अवैध क्वार्टर में रहते हैं। हमारे गांव के द्वारा जीएम को अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन करे क्या? अल्टीमेटली शासन और प्रशासन की बात है। हम लोग तो आज भी करें कि बीसीसीएल का जितना भी क्वार्टर जो वैकेंट है उसको तत्काल ढंग से डॉजरिंग करके उसका पानी, बिजली, जो कहीं ना कहीं बीसीसीएल का राष्ट्र की क्षति हो रही है, इसको तुरंत लेवलिंग करके आम जनता को, जो यहाँ का ग्रामीण है, उनके सपुर्द कर दिया जाए। उसको धार्मिक स्थल के रूप में कर दिया जाए, स्कूल के रूप में कर दिया जाए, बागान के रूप में कर दिया जाए, प्लेइंग ग्राउंड कर दिया जाए। लेकिन उन क्षेत्रों को जल्द से जल्द अतिक्रमण करके, इन जो गलत लोग इसमें रह रहे हैं उन जगहों को लेवल करके पानी और बिजली का बचत हम करके बीसीसीएल का मुनाफा हो सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं दादा, देखिए अभी लगभग झारखंड बने हुए लगभग 20 से 25 साल हो गए, मतलब अभी 23 साल चल रहा है। अभी देखा जाए तो कि पहले होता था कि चलिए झारखंड नहीं बना था तो तब चलिए शोषण हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, सरकार बाहर से कंट्रोल हो रही। लेकिन जब शासन अभी आपके हाथ में, आप झारखंडी के हाथ में, उसके बावजूद भी बीसीसीएल यहाँ पर जो माफिया तत्व है वो शोषण कर ले, तो यहाँ पर झारखंड ना बने या बना, उससे कोई आम आदमी पे कुछ फर्क पड़ा? पत्रकार महोदय, मैंने ऐसी बात के लिए आज 2 साल की लड़ाई किस बात की है? क्योंकि जो मेरे लोग शासन में बैठे हैं वो इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है। हमारे यहाँ जो शासन में विधायक, एमएलए, मंत्री, ये जितने लोग हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है। और जब तक शासन, माने जब तक सत्ता में इंटेलेक्चुअल नहीं आएंगे, इन चीज़ों को बुझ नहीं पाएगा। जो पत्रकार जी आप बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आखिर 23 साल झारखंड हो गया तो झारखंडी का हित कब होगा? इस बार लोगों ने 19 में इसी सोच के कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलनकारी के पुत्र को, हेमंत जी को, लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दी। लेकिन आज वही 60-40,
बाहरी लोगों के हाथ में बिचौलिया, तो बीसीसीएल को कैसे माइग्रेट करेगा? क्योंकि वो इस नीति पे काम ही नहीं कर रहे हैं। गलत लोगों के हाथों में सत्ता चली गई है, बागडोर इनके हाथ में है, लेकिन चला कोई और रहे हैं। दादा, आपने मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हम कहना चाह रहे थे, जिस तरह के आम आदमी के घर में जैसे हथियार मिलता है तो उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। निश्चित तौर तो बीसीसीएल के क्वार्टरों में जब आप बहुत सारे इलाकों में देखा गया है हथियार बरामद होते हैं, बम बारूद होते हैं, मिलते हैं, तो बीसीसीएल के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई या एफआईआर क्यों नहीं होता है? देखिए, कारण क्या होता है, बीसीसीएल, देखिए जिस भी क्षेत्र में बीसीसीएल है और जितना ओपी बना हुआ कंसर्निंग बीसीसीएल के तहत ही ओपी बना हुआ है, जिसे भी अब जल जाए धर्माबाद ओपी, वो बीसीसीएल का कंसर्न है। बीसीसीएल भी वो एफआईआर करता नहीं है, वो दिखा देता है कि मेरा क्वार्टर वैकेंट है, कोई आदमी है नहीं, तो आखिर किस पे केस करेगा? बात को समझिए पत्रकार महोदय। हम जैसे मेरा घर है, तो मेरा ये घर लिखा हुआ है प्रदीप महतो का, मकान नंबर इतना फलना, क्वार्टर का जो सीरियल नंबर है मान लीजिए 2022, किसी का नेम्ड होगा नहीं, क्योंकि बीसीसीएल के रिकॉर्ड में वैकेंट है। वो बोलेगा ये तो क्वार्टर है ही नहीं किसी का, हम किसको एफआईआर करेंगे? बात को समझिए, क्योंकि वो क्वार्टर तो वैकेंट दिखा देगा ना, चूंकि वो नहीं, कुछ हमारे पास क्वार्टर का लिस्ट है, उसमें वैकेंट वो गिने चुने ही दिखाते हैं। अगर क्वार्टर बहुत से मेरे पास लिस्ट है जिसमें से 100 क्वार्टर है, तो 100 क्वार्टर में सिर्फ 2-3 वैकेंट दिखाते, बाकी अनऑथराइज दिखाते। उस पर अनऑथराइज कुछ लोग रहते हैं, लेकिन अनऑथराइज जब लोग रहते हैं तो उस पर एफआईआर बीसीसीएल क्यों नहीं करते? मेरा सबसे बड़ा सवाल। निश्चित तौर पे हम लोग इसी का, हमारा एक लड़का है टेकलाल, आरटीआई किया है कि पूरे बीसीसीएल क्षेत्र में जो पेरिफेरियल एरिया है उस क्षेत्रों में आप कैसे क्वार्टर रखे हुए, कितना क्वार्टर आप कंपनी के वर्कर को दिए हुए हैं, कितना क्वार्टर आपका वैकेंट है, तमाम चीज़ों को हम लोग आरटीआई करके हम लोग जीएम से वार्ता भी किए हैं कि आप उन क्वार्टरों को क्यों नहीं सुपरसीड करते हैं, क्यों नहीं उसको डेमोलिश करते हैं, और क्यों उसके कहीं ना कहीं झारखंड में उन जगहों से एक सिंडिकेट चल रहा है, रिकेट चल रहा है, जिसके चलते बमबारी, गोली और तमाम अप्रिय घटना हो रही है। हम लोग आग्रह कर रहे हैं और फिर निवेदन भी कर रहे हैं कि जीएम साहब तत्काल इस पे सचेत हो, अन्यथा जेबी केसेस कोल माइंस के प्रति, माने बीसीसीएल का कोयला भवन के प्रति हमारा एक व्यग्र और बहुत तीव्र आंदोलन होगा। इसके भुक्तभोगी कहीं ना कहीं कोल माइंस और बीसीसीएल के पदाधिकारी होंगे। दादा, बहुत पहले की बात है, जब बीसीसीएल नहीं आई थी, तब बोला जाता है कि कोयल माइंस या फिर कोई भी कोयल की खदानें जो चलती थी बिना बाहुबली के नहीं चलती थी। पुराने ज़माने में पहलवान रखे जाते थे, पहलवान इसलिए रखे जाते थे और मजदूर बाहर से बुलाए जाते थे और शोषण करते थे ज़बरदस्ती से, मतलब कि हर तरह से शोषण किया जाता था। कोयल्स की माइनिंग और दादागिरी चलती थी। अगर दादागिरी और अब पाले हुए गुंडे नहीं रहेंगे तो हर कोई देखते हैं कि आप गुंडे नहीं पालेंगे तो दूसरे गुंडे आप पे धावा बोल देंगे। कहीं ना कहीं बीसीसीएल वही उसी को फॉलो करते हुए आज भी वो पर्सनल गुंडे माफिया पाले हुए, ताकि बाहर से कुछ माफिया के दबंगगिरी दिखाएं तो ये माफिया उसको जवाब देंगे। इसलिए बीसीसीएल के क्वार्टर शायद खाली नहीं होते। मेरा सवाल क्या है, आप समझ रहे हैं? हम आपकी बातों को समझ रहे हैं पत्रकार महोदय। बाहुबली सब दिन रहा है। बीसीसीएल कहीं ना कहीं हमारा इसी जगह पे बीसीसीएल कहीं ना कहीं गंदा नीति कर रहा है, कहीं ना कहीं गलत पॉलिसी कर रहा है, और इन तमाम जगहों पे एक षड्यंत्र के तहत गलत लोगों को रहने का काम किया जा रहा है। इसका जेबीकेएसएस पुरजोर विरोध कर रहा है, और हम चाहेंगे कि जेबीकेएसएस हमारी पूरी कोर कमेटी इस बारे में पूरे धनबाद में जो बीसीसीएल का जो क्वार्टर्स हैं उनके विरोध हम लोग बिगुल फूकेंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग इसके विरोध आंदोलन। अभी दादा ठीक है, ये तो बाघमारा की बात होगी, कोयला चोरी की। अभी पूरे झारखंड में एक परिवर्तन का लहर देखने को मिल रहा है। जो जयराम महतो का नाम जब भी आता है तो बच्चे से लेकर बूढ़े हर किसी के जबान पे है, और जेबीकेएसएस हर कोई चाहता है कि परिवर्तन हो। उसी परिवर्तन में बाघमारा विधानसभा में भी देखा जाए तो सिर्फ 2 ही चेहरे इधर उधर, जनता को फुटबॉल बना लिया, मतलब कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। इसमें से एक चेहरा उम्मीद बन के आए हैं आप। जब हम कहीं गुजरते हैं तो इस बार नहीं, तीसरा चेहरा ऑप्शन में है। हर जनता सोच रही कि तीसरा चेहरा आपकी बात जेबीकेएसएस देगी तो हम लोग मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट हम लोग मार्केट घूम रहे, थोड़ा मोड़ा कुछ मिल रहा है कि इस बार तीसरा चेहरा नज़र आ रहा है। वो तीसरा चेहरा प्रदीप महतो बहुत जगह सुनने में आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि आप तीसरा चेहरा बन पाएंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मेरी काम है, मैं अपने कामों पर विश्वास करता हूँ। चेहरा बनना ये पार्टी के कोरम की बात है, पार्टी के नियम का दतर, पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी हम लोग उसका प्रचार करेंगे। लेकिन आपको जरूर कहता हूँ कि 2024 में बाघमारा में एक नया विकल्प आएगा। ये मैं बाघमारा के आम जनता को कहता हूँ कि बाघमारा में परिवर्तन आएगी, तीसरा चेहरा निश्चित आएगी। और ये जो 2 फुटबॉल आप बोले पत्रकार महोदय, ये 2 फुटबॉल अब नहीं चलेंगे।
एक नया पिच के साथ नया बॉल और नया बैट्समैन आएगा, ये आपको हम विश्वास नहीं, हम विधायक जी को फुटबॉल नहीं बोल रहे, हम आम जनता को फुटबॉल बोल रहे हैं। हम समझ रहे हैं। फुटबॉल मतलब एक विधायक इधर से मारता है, एक विधायक उधर से मारता है, आप किधर जाए जनता। निश्चित तौर पे अब प्लेयर ही बदल दिया जाएगा, प्लेयर बदल दिया जाएगा, अब बॉल अपना जगह पे रहेगा, प्लेयर बदल दिया जाएगा। दादा आप जैसे बोलो प्लेयर बदल दिया जाएगा, जनता भी चाह रहे प्लेयर बदले, लेकिन तीसरा प्लेयर ऐसा दमदार होना चाहिए कि उस पर विश्वास कर सके, उसके तरफ पब्लिक मूवमेंट कर सके। तो ऐसे में आप तो बोल रहे हैं कि पार्टी देखेगी, लेकिन आपको भी देख रहे हैं बहुत सक्रिय रूप से जहाँ तहाँ सभा कर रहे हैं, हमेशा एक्टिविटी देख रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं इस बार आप बाघमारा विधानसभा में अपना हाथ आजमाइएगा कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे हम सामाजिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, सामाजिक काम में हम आगे होके काम करते हैं। हम लोग हेल्थ में एम्बुलेंस दिए हुए हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं। हर जगह जहाँ भी लोगों की समस्या आती है हम जाके बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हम इसलिए बात बोले कि चूँकि कैंडिडेट बनाना पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है, केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं, चुनाव कमेटी की संचालन समिति होता है, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है। कैंडिडेट बनना ये तो पत्रकार महोदय ये आपकी बड़प्पन है, अगर आप मेरे को कह रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये तो बाघमारा की जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, ये निश्चित बोलेंगे कि 2024 में एक नया चेहरा आएगा, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है दादा, उसके बाद भी ये सवाल उठता है कि हर कोई बोलता है जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेंगे 2024 में, और 81 विधानसभा में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, तो 81 विधानसभा में आप लोग का कैंडिडेट है अभी कि उसकी तैयारी चल रही है, या फिर 81 विधानसभा में कम से कम आपको 42 तो जीत के आना पड़ेगा, तभी तो आप लोग सरकार बनाएंगे और जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेगा। अगर 42 नहीं जीते तो क्या आप लोग किसी के साथ साठगांठ करके पारी खेलेंगे विधानसभा में? नहीं, अभी हम लोग आपको बता देते हैं पत्रकार महोदय, हमारी पूरी झारखंड में हमारी कमेटी विस्तार हो रही है। हम लोग लगभग सीटों में लोगों की स्क्रूटनी किया जा रहा है कि जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, जो लोगों के बीच जाएं, लोगों के सुख दुख में रहें, वैसे कैंडिडेट को हम लोग स्क्रूटनी कर रहे हैं। रही बात मुख्यमंत्री बनाने का, ये तो जनता तय करेगी। और रही बात कि हम लोग अगर यदि कितना सीट लाएं, क्या करें, ये आंकड़े की बात है, लेकिन हम लोग ये आपको आश्वस्त करते हैं JBK की ओर के, हम लोग किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी गठबंधन में जाएगा, आपको हम विश्वास दिलाते हैं। हम लोग एक रहें, दो रहें, लेकिन विधानसभा में मुखर होकर अपनी बातों को, जो झारखंड के मन मानसिकता है, जो झारखंडी जनमानस की जो भावना है, उसको हम लोग प्रखरता से, मुखरता से विधानसभा में रखेंगे, ये आपको आश्वस्त और विश्वास दिलाते हैं। दादा यहाँ पर बाघमारा विधानसभा की बात करें तो कुछ और भी नाम JBK के अंदर से आती हैं कि बाघमारा विधानसभा और भी कुछ चेहरे हैं, तो उन चेहरों से क्या आपका कॉम्पिटिशन है कि आप चिंता मुक्त हैं? नहीं, देखिए चिंता नहीं। देखिए जिस घर में ज़्यादा लोग होते हैं, लोगों की अपनी अपनी राय होती हैं, जिस पार्टी में कैडर ज़्यादा होते हैं, जिस पार्टी में लोग ज़्यादा होते हैं, ये होती रहती है, ये नेचुरल सी चीज़ है किसी भी राजनीतिक दल में, ये बड़ी बात नहीं है। जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, चुनाव संचालन समिति जिनका परफॉर्मेंस बेहतर देखेंगे, कैंडिडेट उन्हें चुनेंगे। अरे जयराम जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के सुप्रीमो है, वो जिनको चयन करेंगे। प्रदीप महतो एक कार्यकर्ता होकर, एक सक्रिय सदस्य होकर उतनी सहभागिता करेगी, वो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा दादा, अभी जो यहाँ पर दो मतलब प्लेयर जो बोल रहे हैं अभी बाघमारा में जो है, उसमें से एक की उम्र लगभग बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके बाद भी उम्मीद है उनको कि हम पारी इस बार भी खेलेंगे, और एक तरफ जो बाहुबली विधायक जी हमारे हैं वो बोलेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो दोनों विधायक में आप अपना स्थान कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? आप उन लोगों से अलग कैसे हैं? देखिए हम लोग की अलग इसीलिए कि हम लोग जनमानस की जो ज़मीनी बात है, जो लोगों की दुख दर्द है, हम उनको लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय जो हमारे आदरणीय हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे हर चीज़ का एक सीमा होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में है तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट होती है, तो क्या राजनीतिक में रिटायरमेंट होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मेरी प्रश्न है कि क्यों नहीं। एक नया लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए। आखिर सरकार क्यों 60 साल के बाद रिटायरमेंट देती है? ताकि उनकी कहीं ना कहीं दक्षता, उनकी क्वालिटी और कहीं ना कहीं उनकी मानसिक जो चेतना है वो कहीं ना कहीं ह्रास होती है, जिसके चलते लोग रिटायरमेंट देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका इशारा जलेश्वर महतो की तरफ है, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और किसी को सपोर्ट कर देना चाहिए, कहना चाह रहे हैं क्या? हम ये निश्चित तौर पर हम क्योंकि ये सरकार का पैमाना है। आप ही बताइए कोई BCCL कर्मी कितना दिन तक नौकरी करते हैं? 60 साल। 60 के बाद क्यों रिटायर हो जाते हैं? क्या बुढ़ा हो जाता है क्या?
कोई भी बीसीसीएल में टीचर है, मास्टर है, प्रोफेसर है, एसपी है, डीएसपी है, उनको 60 साल के बाद क्यों रिटायर दिया जाता है? आपसे एक प्रश्न है कि क्यों रिटायर दिया जाता है? कहीं ना कहीं उसकी दक्षता और कहीं ना कहीं उसकी मानसिक और शारीरिक कुछ कमी आ जाती है, इसलिए उनको एक पैरामीटर है, एक पैमाना है, एक नेशनल लेवल पे जो हेल्थ का अथी है कि 60 साल के बाद उसकी कहीं ना कहीं जो उसकी मानसिक है, जो उनका क्वालिटी है, जो उनके अंदर स्किल्ड है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करता है। डिक्लाइन मतलब घटता है, जिसके चलती उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। तो राजनीतिक में क्या कोई सीमा नहीं होना चाहिए? खुद पे खुद करके नए लोगों को आगे आने देना चाहिए। रही बात माननीय जिनका बोल रहे हैं, हम तो बार बार सुनते हैं कि माफिया भगाओ बाघमारा से। हमको समझ में आ रहा है कि बाघमारा में माफिया कौन है? हम ये प्रश्न पूछते हैं कि बाघमारा में माफिया कौन है? अभी तक तो इस सवाल का हमको जवाब नहीं मिल पाया कि माफिया भगाओ, कौन है माफिया? ये यक्ष प्रश्न है पत्रकार महोदय, जरूर पूछिएगा कि आखिर बाघमारा में माफिया कौन है। ठीक है, आप जब पूछ रहे हैं ना, तो हम कभी भी विधायक जी से मिलेंगे तो ये सवाल जरूर पूछेंगे कि माफिया कौन है। आखिर हाँ पूछेंगे, एकदम बार बार देखिएगा, बार बार बोलते हैं कि माफिया को भगाना है बाघमारा से। तो आखिर बाघमारा में माफिया कौन है? हमको ये नहीं समझ में आता है। 3 लाख लोगों में तो कोई तो माफिया होंगे, 3 लाख वोटर हैं बाघमारा में, तो कौन माफिया? ये प्रश्न लोगों का, आम आदमी को माफिया से मतलब नहीं है, आम आदमी को कोयला से मतलब नहीं है, आम आदमी को किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। उसको 2 जून की रोटी चाहिए, शकुन से सोने का नींद चाहिए, और रात को ये निश्चित होकर निर्भीक होकर है कि आज हमारा घर ना बुधसान में चला जाए, ऐसी सोच लोग रखते हैं। अभी हम भी बाघमारा विधानसभा से ही हैं, तो हमको पता है आज से 10 साल, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 साल पीछे यहाँ पर जो आज कल जो घटनाएं घट रही हैं, हर गली हर मोहल्ले में जो बम बारूद और गोलियां जो चल रही, ऐसे पहले नहीं थी। लेकिन आगामी दिनों में अभी फ़िलहाल जो देख रहे हैं, इस तरह से हर गली मोहल्ले में जिस तरह से बम बारूद की, मतलब हर कोई एक खिलौना समझ लिए हैं। जिस तरह से दिवाली में जो पटाखे फूटते थे, उस तरह से आप आए दिन देखने को मिलता है कि यहाँ पर बंदूकें भी चल रही हैं, बारूद भी चल रही है। आखिर हमारा बाघमारा एक कहीं ना कहीं झरिया में जो चल रहा था, जो आतंक और माफिया का माहौल जो था, वो थोड़ा सा बढ़ के बाघमारा की तरफ आ गया। तो ऐसे में बाघमारा की जनता को समझना चाहिए कि हमारी जो जनता है, जो बाघमारा के विधानसभा के जो लोग हैं, आखिर कैसा बाघमारा चाहते हैं? क्या झरिया जैसा विधानसभा चाहते हैं, जो हर तरह आए दिन गोली बंदूक जो चलती है? देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाघमारा में उस तरह का प्रवेश हो चुका है। हर तरह गोलियां चल रही है, बंदूक चल रही है, आए दिन लोग मर रहे हैं, कोयला चोरी हो रही है। आखिर जनता क्या बाघमारा विधानसभा 2024 में जो होने वाली है उस पर परिवर्तन चाहती है? क्या 2 चेहरों से निकलकर कोई तीसरा चेहरा जनता चाहती है? ये तो 2024 बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रदीप दा ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर 2 जो प्लेयर थे, 2 प्लेयर में एक तीसरा प्लेयर भी आ चुका है, प्रदीप महतो। अब जनता देखेगी क्या जो तीसरा चेहरा जो है प्रदीप महतो फ्रंट फुट में खेलता है या नहीं खेलता है।